डंकी लगा के 30 लाख रुपया लिया था उन लोग। इधर से लीगल तरीके से बात की थी उन लोगों ने कि लीगल तरीके से लेके जाएंगे। फैसलाबाद एयरपोर्ट से हमें बाई एयर टिकट दी थी उन लोगों ने, लेकिन इन लोगों का ऐसा राब्ता है एजेंट लोगों का कि वो ना दुबई एयरपोर्ट से हमें मिस्र की टिकट उन लोगों ने सेंड की कि नहीं इधर नहीं जाना, अभी उधर जाना है। मिस्र से वो लीबिया बिन गाजी एयरपोर्ट पर लेके गए थे। तो जो लोग पैसे लेके गए थे वो पैसे उनसे लेके उनको वो तब्दील करके थोड़े पैसे देते थे, कोई सिम देते थे, मतलब $100 तक तकरीबन। फिर वो ना कोई बर्गर जैसा होता है कि उसको बोलते हैं, वो देते थे एक खाने के लिए 24 घंटे में। समझ लो उधर भूख से देते हैं बंदे को पहले ही। पाकिस्तानी ये एजेंटों के बंदे होते हैं, उनको सेफ इंचार्ज बोलते हैं। उधर तो बोलने की इजाजत नहीं ना, सारा दिन ऐसे है जैसे मुंह पे टेप लगी है। सर वो उसको ठुड्डों से, लातों से, थप्पड़ों से मारते, इतनी सोटी उसके पास होती है तो इतना जुल्म करते हैं कि कानों से खून निकल जाता है। आप देखेंगे तो आपने रोने लग जाना, मतलब देख के कि यार ये जिंदा है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है ना। मेरे भाई की मदयत में FIR होती है FIA के मुलाजमीन पे, जिनमें 2 लेडीज हैं और 16 बंदे हैं। FIA वालों के हक में बयान दे दो कि ये बड़ी हो जाए, वो तो मुझे की धमकी दे रहे, मतलब कि आपको करवा देंगे। मेरे मौक्कल से 1 लाख रुपया जो था ना ग्रेटिफिकेशन ली गई, कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके कंट्रोल में हो। उनको सबसे ज्यादा शरीफ यही लगा उनमें। इसको लालच दी गई कि हम तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज देंगे। इसके नसीब बच्चे थे, इसको उन्होंने भेज दिया। ये 3 दिनों बाद पाकिस्तान लैंड कर जाता है। पाकिस्तान लैंड करने के बाद जो है ये कहता है कि हुई है मेरे साथ ज्यादती, मैंने तो लड़ना है। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस्मान हमदेशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, लीबिया हादसे में तकरीबन 47 लोग का जाना और ये वो वाहिद शख्स है जिसका बच जाना और उसके बाद पाकिस्तान वापसी होना, ये किसी मौजे से कम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल इंसानी स्मगलिंग के ये वाकयात जो है बाकायदा एजेंट रूनुमा करते हैं। इन एजेंटों के पीछे किन लोगों का हाथ होता है, किस तरह यहां से डंकियां लगवाई जाती हैं और डंकियां लगवाने के बाद भी ये शख्स जो है आज कह रहा है कि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं के मुंह से तो वापिस आ चुका हूं, लेकिन पाकिस्तान आकर मेरी जिंदगी का जो खतरा है शायद वो 2 गुना बढ़ चुका है और मेरी जिंदगी के ऊपर जो है वो मंडलाने लगी है। मामला है क्या? हकायक जानने की कोशिश करते हैं और क्यों इनको मीडिया पे आना पड़ा, क्या मामला है, इनकी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ इनके माहिर कानूनदान जनाब अरबाज भट्ट साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त ये इस चैम्बर में कर क्या रहे हैं, कौन सी ऐसे खतरात हैं जिससे निमटने के लिए बाकायदा जो है वो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है और क्या मामला है कि इनकी जिंदगी दुगने खतरे में पड़ चुकी है। डंकी लगाना आसान था या फिर पाकिस्तान में रहना आसान है, मामला है क्या? तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक अल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी। अच्छा मुझे बताइएगा, लीबिया हादसे में डंकी लगा कर गए थे आप? जी, मैं डंकी लगा के गया। कितने अरसे पहले? मैं ये 31 अक्टूबर 2024 को गया था। कितने पैसे दिए थे? 30 लाख रुपया लिया था उन लोगों। 30 लाख रुपया लिया था। ये ऊपर नीचे, मतलब पहले 24 लाख की बात की, 10 लाख उधर मुझे जुल्म करके लिया, डॉलर भी थे और ऐसी बातें हैं। मतलब ये कहाँ पे उतरने वाले थे, कौन से मुल्क के लिए डंकी लगा रहे थे? मैं ये ना जाने के लिए बात की थी, इधर से लीगल तरीके से बात की थी उन लोगों ने कि लीगल तरीके से लेके जाएंगे। फैसलाबाद एयरपोर्ट से हमें बाई एयर टिकट दी थी उन लोगों ने, वो दमाम की टिकट थी। लेकिन इन लोगों का ऐसा राब्ता है एजेंट लोगों का कि वो ना दुबई एयरपोर्ट से हमें मिस्र की टिकट उन लोगों ने सेंड की कि नहीं इधर नहीं जाना, अभी उधर जाना है। तो उधर से हमें मिस्र लेके गए, मिस्र से वो लीबिया बिन गाजी एयरपोर्ट पर लेके गए थे। तो उधर हम सेफ हाउस में पहुंच गए। सेफ हाउस में पहुंचने के बाद उन लोगों के, मतलब हमने देखा कि ये क्या सीन है। उधर इतने लोग थे कि मतलब भाई जब हम रात को सोते थे ना, एक दूसरे की टांगों के ऊपर टांगे होती थी, ऐसे सोने की जगह थी। और खाने में जब देखा, हम रात के टाइम में पहुंचे थे, तो जब खाने के वक्त आया तो कोई उधर मतलब खाने का नहीं था, रेंज बंदोबस्त नहीं था। तो जो लोग पैसे लेके गए थे वो पैसे उनसे लेके उनको वो तब्दील करके थोड़े पैसे देते थे, कोई सिम देते थे, मतलब $100 तक तकरीबन। तो ऐसे वो करके फिर वो ना कोई बर्गर जैसा होता है कि उसको बोलते हैं, वो देते थे एक खाने के लिए 24 घंटे में। समझ लो उधर भूख से देते हैं बंदे को पहले ही।
फिर वो लड़कों से बातें हुई, वो कोई बोल रहा है कि 3 महीने हो गए मुझे, कोई बोल रहा है कुछ बोल रहा है, कोई मतलब बोल रहा है मैं वापस जा रहा हूँ, कोई मुझे वापस नहीं भेज रहा। मतलब बहुत ही मुश्किल हालात थे उधर, बहुत जिंदगी मतलब पानी पीने के लिए पानी नहीं था, वॉशरूम से पानी पीने के लिए मतलब मैसर था, या कभी वो भी बंद हो जाता था। पीने के लिए पानी साफ मुयस्सर नहीं था। नहीं, कभी कभी होता था, कभी मतलब नहीं था होता, 2-3 दिन बंद हो गया तो वो पीने के लिए हमें वो मतलब वॉशरूम वाली टूटी से मिलना है, कब वो भी खत्म हो जाता था, वॉशरूम का भी पानी नहीं होता था 2-3 ये दिन। बताएं, घर में आराम से बिस्तरा छोड़कर, तकिए छोड़कर, खाना पीना, हर आसाइश जिंदगी की छोड़कर पाकिस्तान से डंकी लगाई और फिर इतनी मुश्किलात देखी। मुझे बताएं इसके साथ और क्या चीजें थी जो आपकी जिंदगी को जीवन से जीवन करती चली जा रही? सारी इस बात का इल्म होता तो कोई भी अपने घर से नहीं जाता। ये जो जेंट लोग हैं, ये मतलब उनके कुछ सब जेंट होते हैं आगे गांव में, वो लोगों को लालच देते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आप बाई एयर जाएंगे, वीजे पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हमें तो ये अंदाजा ही नहीं था। हम लीबिया जब सेफ हाउस में पहुंचे, हालात देखे हैं, तो हमें तब पता चला कि ये रास्ता है यहाँ से। हमने तो बाई एयर की बात की थी, मतलब लीगल तरीके से। जो लोग थे, कौन लोग थे वहां पे जिन्होंने आपको रखा हुआ था और आपको जो है वो कैद करके रखा हुआ था, जी, उनके मुताबिक आप जिंदगी गुजारते थे? कौन लोग थे? सर वो पाकिस्तानी बंदे थे, पाकिस्तानी ये जेंटों के बंदे होते हैं, मतलब इन्होंने आगे रखे होते हैं, उनको सेफ इंचार्ज बोलते हैं। अगर आप लोग मुतालबात करें और बात करने की कोशिश करें, नेगोशिएट करें कि हमने आगे जाना है, तो क्या उस पर रद्द अमल आता होगा? सर वो ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी। उधर तो बोलने की इजाजत नहीं ना, मतलब हम बोल नहीं सकते। सारा दिन ऐसे है जैसे हम मुंह पे टेप लगी है। वो उन्होंने सेफ हाउस, मतलब वो घर होते हैं ना, वो रहायश होती हैं, तो वो आबादी में होती हैं, बोलने की इजाजत नहीं होती। मतलब बंदा अपना मुंह से बोल नहीं सकता। वो 2-3 लड़के मतलब खड़े करके रखते हैं हर वक्त कि कोई बंदा बोले नहीं, कोई शोर नहीं करे। वो वक्त होता है, लाइट बंद कर दो, ऐसे कर दो। और जिस अगर टाइम कोई बोलता है तो क्या देखा अपनी अपनी आंखों से? सर वो उसको ठुड्डों से, लातों से, थप्पड़ों से मारते। इतनी सोटी उसके पास होती है, मतलब वो मारने के लिए होती है। वो 1-2 को मार देते हैं ना हर रोज, तो वो बाकी तो बेचारे डर डर के सहम जाते हैं। सर वो चपेड़े ठुड्डे मारते हैं, जुल्म करते हैं। वो तो इतना जुल्म करते हैं कि कानों से खून निकल जाता है लड़कों के, कानों से, मुंह से। वो जब एक ही हालत कोई देखता है तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होती। ये जब नए नए लड़के आते हैं ना, तो उनको तो बोलते हैं कि जेंट हमारा घर है, उधर ऐसे है वैसे। वो नए नए लड़के आके कुछ बातें करते हैं, मतलब भाई वो बैठने के ये बोलते हैं, ये खाने को क्या है, ये वो, ऐसी जब बातें करते हैं फिर उनको फैंटी लगा देते हैं। जब वो उन पर जुल्म करते हैं, वो तशद्दुद करते हैं, तो दूसरे लोग खुद ही देख के ना साथ ही, तो वो भेड़ बकरियों वाला हिसाब है। ऐसे नहीं है कि मतलब एक बंदा जा रहा है, 2 बंदा जा रहा है। वो तो 100 के हिसाब से डेली जाते हैं, निकलते हैं। ऐसे वो सिस्टम है, पूरा नेटवर्क है सर, इसमें बहुत बंदे शामिल हैं। अच्छा मुझे बताएं, सेफ हाउस से निकलना, लीबिया की कश्ती में बैठने वाले वो लोग, वो आपके साथ थे, आपको खबर आती है कि वो चुके हैं और इसके बाद बारी आपकी है। जी जी। क्या मामला था उस वक्त, क्या ज़हन में चल रहा था और किस तरह आपको छोड़ दिया? कैसे मुआवजा होता है कि आपकी जान बच गई और वो सारे? सर ये होता है ऐसे कि वो बंदे मतलब हमारे इलाके के हमारे साथ ही रहते, खाते पीते, मतलब खाना पीना तो वो जो आपको बताया है, लेकिन साथ थे। तो बंदा ना इधर सेफ हाउस में इतना कमजोर हो जाता है कि वो ना समझ लेके पहले ये हो जाता है। मेरे पास वो सफियान दोस्त है हमारा, वो फौत हो गया, उसकी पिक्चर भी है। तो वो आप देखेंगे तो आपने रोने लग जाना, मतलब देख के कि यार ये जिंदा है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। उसके बाद जब ये लेके जाते हैं ना, मतलब वो कश्ती में बिठाने के लिए, ये इधर सेफ हाउस से निकाल के फिर वो समुद्र के किनारे लेके जाते हैं। उधर समुद्र के किनारे रखते हैं बंदे को, तो वो छत भी नहीं ऊपर होती, वॉशरूम का तो सवाल ही नहीं ना, खाने पीने का भी कुछ नहीं। वो रात को सिर्फ निकालते हैं, दरवाजा एक को निकालना, वो वापस आएगा, फिर दूसरे को ऐसे निकालेंगे। वॉशरूम ही नहीं कर देते? नहीं, वो सारा दिन हर चीज, छोटा नहीं बंदा कर सकता, बंद होता है। वो खाने पीने को नहीं देते तो वो करेगा क्या कोई बंदा बेचारा। ठीक है। तो उसके बाद मतलब वो किश्ती वाला सीन तो बाद आता है, पहले बंदा जाता है। अभी ये जो लड़के फौत हुए थे ना, ये कश्ती को उल्टे, ये वो सारा कुछ, इसमें उन लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, मतलब कि वो एक अपना बाजू भी ऐसे हिला लेते पानी में या कुछ भी। वो पहले समझ ले कि थे, लेकिन वो पानी में डाल के तो उनको वो हो गया कि ये
गया, बाकी वो बेचारों का कोई हाल नहीं था। मुझे ये बताएं, ये जब लोग की खबर आपको इत्तला आती है कि वो चुके हैं और अब बारी आपकी है, तो क्या था, सर वो क्या हम सोच रहे थे ज़हन में? हम यही सोच रहे कि हम भी, हम तो उधर अपने आप को मतलब तस्लीम कर रहे थे, हमें तो कोई जिंदगी की उम्मीद नहीं। ये तो अल्लाह की रहमत हुई है, अल्लाह ने कोई मौजज़ा दिखाया कि हम वापस अपने घर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, क्या मंगवाते रहे आपसे, किस तरह ब्लैकमेल करते थे, किस तरह तशद्दुद किया करते थे आप? ये सर बहुत लंबी बातें हैं, मैं मतलब इस पे आप के साथ इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही ना, अगर मैं बच गया तो फिर आपके साथ ये बातें सारे डिस्कस करूंगा। अच्छा, अभी खतरा जो है वो आप कहते हैं दुगना हो चुका है, हालांकि आप पाकिस्तान में हैं, आजाद मुल्क में हैं, जो मर्जी खा सकते हैं, जो मर्जी पी सकते हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो गया, अब क्यों आप परेशान हैं और मीडिया पे आना चाह रहे हैं? भाई ये जब हम गए थे ना इधर से पाकिस्तान से, तो हम गए थे फैसलाबाद एयरपोर्ट से। तो फैसलाबाद एयरपोर्ट पे तैनात थे सरकारी मुलाजिमीन, उनमें मतलब महकमे उनके शामिल हैं। तो जब हम ये उधर पहुंच गए थे ना, मतलब लीबिया में ये सारा सिस्टम कश्ती हादसा हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने ना उस पर एक्शन लिया था। ठीक है। एक्शन लेने के बाद वो ना मेरे भाई की मदयत में FIR होती है FIA के मुलाजमीन पे। अच्छा। उसमें 18 लोग शामिल हैं, जिनमें 2 लेडीज हैं और 16 बंदे हैं। तो उनके साथ ना हमारा मतलब केस चल रहा है अभी इधर फैसलाबाद अदालत में। अच्छा। तो उस बंदों के ना जब ये मतलब FIR होने के बाद ही मतलब वो एजेंट लोगों के आपस में राब्ते में सिस्टम ये उनका सारा है, लेकिन ये FIR होने के बाद ना हमें पैगाम मिलता है कि आप ना इनके हक में बयान दे दो। इनके हक में? FIA वालों के हक में बयान दे दो कि ये बरी हो जाए। पहले भी ये हो गया वाकया। पैगाम देने वाला कौन था? ये सर मुख्तलिफ जरिए से कॉल करते हैं, कोई एजेंट लोग करते हैं, कोई किसी का किस्म का बंदा करता है, कोई मतलब सियासी लोग करते हैं, कोई बदमाश लोग करते हैं, कोई मतलब वो तो मुझे की धमकियां दे रहे हैं, मतलब कि आपको करवा देंगे। तो मैं तो अल्लाह पे तवक्कल रखता हूँ कि अगर मेरी इस वक्त आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इनसे क्या असिस्टेंस ले रहे हैं? सर यही मुझे परेशानी बनी है कि मैं इसीलिए तो आपके साथ बात कर रहे हैं कि सर ये ना बंदे जो FIA के मुलाजमीन है, जो मुजरम है हमारे केस में, इनका साथ अभी केस अदालत में चल रहा है। अगर ये केस क्या है, इस केस की तफसीलात भी जानने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि केस का मतन और उसके साथ साथ अभी इनको जो धमकियां आ रही हैं वो किस मद में आ रही हैं। क्या वो धमकियां जो है वो सिर्फ धमकियों की हद तक हैं? क्या इस पे वाकई एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है? और शहर लाहौर के अंदर इस वक्त ये मौजूद हैं, मेरे साथ इनके वकील साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर ये आपके क्लाइंट हैं, भट्ट साहब के क्या मामला है? देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि एजेंट जो है एक पूरा अमला है जो मुख्तलिफ अदवार में मुझे कॉल्स करता है और कहता है जान से दिया जाएगा। क्या यहाँ जंगल का कानून राइज है? इतना आसान है कि दिया जाएगा? और जिनके ऊपर बकायदा मुकदमा चल रहे हैं उनके हक में गवाही देने के लिए जो है वो जोर डाला जा रहा है। ये क्या मामला थे? और जरा थोड़ी सी FIR की नोयत भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्राज भट्ट हूँ, मैं इनका काउंसिल हूँ इस मैटर के अंदर। बाकी तो आपने रूदाद उनके मुंह से सुन ली है। एक्चुअली जब ये FIR करवाते हैं, उस FIR का नंबर है 1/25, जिसके अंदर 18 लोग जो है नामजद है, जो कि FIA के एहलकार है, जिन्होंने ब्राइबरी ली है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन के अंदर वो लोग बेसिकली नामजद है। अच्छा मुझे बता दीजिएगा, चूंकि आपने कहा रिश्वत का चलन हुआ, कितने लाखों की रिश्वत थी जो इन्होंने अदा की थी और किस मद में अदा की? ये हर बंदे से उनका मुख्तलिफ मोडस ऑपरेंडा है, किसी से कुछ ले लेते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं। एक्चुअली एजेंट्स उनको पे करते हैं और जो बंदा पास करना होता है वो भी सामने पेश हो जाता है, उसकी हालत देख के उससे मांग लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर रिश्वत ली गई एहलकारान की जानिब से, और मुझे ये बताइएगा कि रिश्वत के अलावा और क्या था जो इनको दिया जाता था उस मद में, कि कहीं ना कहीं हमने ये पैसे वसूल किए हैं और इसके वसूल करने के बाद हमने कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, उनमें क्या चीजें थी? मेरे मौक्कल से 1 लाख रुपया जो था ना ग्रेटिफिकेशन ली गई और उसके बाद इनको ये सर्विस दी गई कि फुल प्रोटोकॉल के साथ इनका बगैर किसी पूछताछ के इनको क्लियर किया गया FIA के काउंटर से, इमिग्रेशन काउंटर से, जो कि एक स्टेज होती है जिसके अंदर वो चेक करते हैं कि ये बंदा आया कि रिपोर्ट है पहले, ये क्या इसके मामलात है,
ओके टू बोर्ड भी हो, तब भी आप डिपोर्टेशन जरूर चेक करते हैं। तो इस वजह पहले ये डिपोर्ट थे? नहीं, डिपोर्ट नहीं थे, लेकिन ये पहले जो थे किसी और मुल्क में रह के आए हुए थे और उधर जाने का सबूत नहीं था, आने का जरूर मौजूद था, ठीक है, लेकिन वो अपनी मंशा से आए थे। खैर वो तो हम जब ये ट्रायल का मैटर है, जब हम उधर जाएंगे तो वो तो हम साबित करेंगे। फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि इन्होंने ग्रेटिफिकेशन दी 1 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद इनको क्लियर आउट कर दिया गया। जब ये लोग चले जाते हैं लीबिया में, ये जनाब पहुंच जाते हैं और ये सब हादसा वगैरह हो जाता है। अब उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके कंट्रोल में हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। उनको सबसे ज्यादा शरीफ यही लगा उनमें, इसके नसीब। इसको लालच दी गई कि हम तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि ये पैसे अदा नहीं कर सका था उन लोगों के। तो वहां पे रहते हुए तशद्दुद किया जा रहा था? जी जी, इस पे तशद्दुद होता था, ये बड़ा कॉमन है, हर बंदे पे उधर होता है। ठीक है। हमारे पास और भी विटनेसेस मौजूद है, वो टेस्टिफाई करेंगे इस चीज को, इस सारे वाकये को भी। ठीक है। हुआ ये जनाब के इनके भाई का आईडी कार्ड मंगवाया जाता है, आईडी कार्ड के ऊपर FIR करवा दी जाती है, फिर इन्हीं को कहा जाता है कि पोस्ट अरेस्ट बेल के अंदर जाके बयान दो, नहीं तो हम तुम्हारे भाई को देंगे। यानी कि अब्दुल्ला, जो भाई इनके बैठे हैं कंप्लेनेंट, इनको कहा जाता है कि तुम जाके बयान दो कि हमारा भाई से राब्ता हो गया, तो मुझे और फर्दर परसू नहीं करना। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये जो है नॉन कंपाउंडेबल है, फिर भी जो है ये जाके जब बयान देता है और वो फिर कोर्ट जो है उसकी बेल ले लेती है। बेल लेने के बाद अब लगता है ट्रायल। इसके नसीब अच्छे थे, इसको उन्होंने भेज दिया राइट आफ्टर बेल 15 तारीख के बाद, ठीक है। ये 3 दिनों बाद पाकिस्तान लैंड कर जाता है। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद ये पाकिस्तान लैंड कर जाता है। ये पाकिस्तान लैंड करता है। पाकिस्तान लैंड करने के बाद जो है ये कहता है कि हुई है मेरे साथ ज्यादती, मैंने तो लड़ना है केस, मैं कानूनी रास्ता लूंगा, मैं कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा, क्योंकि इतना सारा कुछ अपनी आंखों से देखा होता है इस बंदे ने। मतलब आपके साथ एक बंदा बैठ के अभी बात कर रहा है, अभी वो जाता है तो पता लगता है वो पानी में डूब के। तो आप सोच सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किस तरह बंदा मतलब उसको हजम माफ कर सकता है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ये तो नसीबों से बच गया। ये यहाँ आता है, हम जाते हैं उधर, जाके ट्रायल लगता है, मैं केस को टेकअप करता हूँ और मैं प्रो बोनो ये केस कर रहा हूँ बगैर किसी फीस के। कितने लाख लिए? जी जी, नहीं सर, ये अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। अल्फन जी जी, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं या वो तमाम जो जाने वाले लोग हैं और इंसानियत को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं? सर ये भी जैसे मतलब इन लोगों ने भी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी थी, वो अकेला एक भाई था और 5-6 बहनें थी, तो वो बुजुर्ग रो रहे थे कि हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक इनको अजर दे, हम तो कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं देने के लिए, दुआएं दे सकते हैं। तो ये सर बहुत बड़ा जो है वो आप महाज लड़ रहे हैं और इतने लोगों की जान जो है वो चली गई, उसके बाद आप खड़े हैं सीसा अप्लाई दीवार पर। जिस वीडियो को ये जिक्र कर रहे हैं, खुदत की करनी देखे, वो वीडियो देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। एक बुजुर्ग बाप था, 5 बहनें थी उसकी, और वो बच्चा डूब गया था। मैंने दिल में एक दफा अल्लाह से कहा था कि काश मेरे पास ये बंदे आ जाए किसी तरह, या मेरा कोई हाथ पड़ जाए ना। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनसे ये जिक्र भी किया था इस चीज का, इसलिए उसने वो रिपीट आज बात की है। तो वो हमें फिलहाल वो मिल गया। और अब आगे की जो आप स्टोरी सुनेंगे तो आप ये भी देखें, कुदरत का निजाम भी देखेंगे और आप हैरान भी होंगे कि हम अपने मुल्क में कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। होता सर ये है कि जब हम एविडेंस के लिए जाते हैं, हम तो डेट लेते हैं, तो हमें हमारे सोर्सेज से पता लगता है कि इन लोगों ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील की हुई है। फिर हम इस्लामाबाद भी जाते हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर जाके चीज़ों वगैरह को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हमें पता लगता है कि जी ऐसी अपील मौजूद है, तो हम कहते हैं जी हमें वो दी जाए। अब उधर से वो लेना भी बड़ा मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि ना तो हम कंप्लेनेंट थे, ना तो हम एक्यूज थे, ठीक है, ना हम पार्टी थे इसके किसी भी किस्म के। अब होता ये है कि खैर वो हम लेते हैं, जब वो सारी चीजें जब हमारे कस्टडी में आती है, टेस्टेड कॉपी जो कि ये मौजूद है मेरे पास इस वक्त, ठीक है, उसके अंदर जो है 2 चीजों के ऊपर इनकी ना अपील मंजूर की जाती है, यानी कि इनको बहाली के ऑर्डर हो जाते हैं। यानी वो अहलकारान मुबैना तौर पे जिन पे इल्जाम है लगाया जा रहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और इनको क्लियर किया और इनकी जान जो है वो खतरे में रही जी, और ये के मुंह से निकल कर वापस आए, वो बहाल है। 1 जून का ये ऑर्डर है, ठीक है। हमें जब ये पता लगता है उस दिन ये ऑर्डर आना था, ठीक है। खैर हमने जब ये ऑर्डर निकलवाया, फाइल निकलवाई, अटेस्टेड कॉपी जब हमने निकलवाई, उसके अंदर कई चीजें सामने आई। इन्होंने उधर जो जज साहब है उन्होंने बेसिकली इनको जो रिलीफ दिया वो इस बेस पे दिया कि इन्होंने उधर कहा था कि हम एक FIR जो इस मद में हुई थी 699/25, ठीक है, जो कि वही लड़का वो सुफियान, ठीक है, जिसकी वो 5 बहनों वाला वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी FIR थी, उसमें ये डिस्चार्ज थे।
ٹھیک ہے, انہوں نے ایک وہ کہا کہ جی میں ہم اس میں ڈسچارج ہیں. دوسرا جو محکمانہ کارروائی ہے, جو دوسری گراؤنڈ لی گئی, جو محکمانہ کارروائی ہے اس میں کہیں پہ بھی انلیگل گریٹیفیکیشن کی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دو ایسی گراؤنڈز تھیں جن کی بیس پہ ان کی بحالی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب جب یہ ہمارے سامنے آتا ہے, ہم فائل کو اسٹڈی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ محکمے نے ان سے سوال پوچھے ہوئے ہیں. اب جیسے کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, ایک شخص ہے, اس سے سوال پوچھا جاتا ہے ایک موضوع سے کہ جناب اعلیٰ آپ نے کس بیس کے اوپر لوگوں کو کلیئر کیا. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اوکے تو بورڈ تھے, اور دوسرا اس کا حصہ لکھتے ہیں اور یہ جو تھے فریکوینٹ ٹریولرز تھے. یہ آنسر ہے اس کویشچن کا. جب ہم اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں جو محکمے نے انٹرنل انکوائری کی ہے, جس کی بیس پہ ان کو ڈسمس کیا ہے, ہم جب وہ انٹرنل ریکارڈ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بندے اس نے کلیئر کیے ہوتے ہیں جو کشتی حادثے میں گرے تھے, وہ سارے جو شہید تھے ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو کہ انڈر ایج تھے, اور 99% تو خیر زیادہ کہہ دیا میں نے, 95% اس میں ایسے لوگ تھے جو فرسٹ ٹائم ٹریولرز تھے, پہلی دفعہ ٹریول کر رہے تھے. ہاں جی, ان کو انہوں نے کلیئر کیا ہوا. یہ تو اس کے اندر بھی انہوں نے مینیپولیشن کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور سم ہاؤ انہوں نے جو ہے کورٹ کو بھی. آپ کے کلائنٹ نے پہلے ویسے کسی ملک گئے؟ میرے کلائنٹ سر گریس گئے ہوئے ہیں, پہلے گریس گئے ہیں, ہاں, وہاں سے واپس والدہ کی وجہ سے آئے تھے, ان کی طبیعت کی وجہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سارا واقعہ ہوتا ہے. اب جب ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس پہ کیا کریں. ہم لکھتے ہیں پھر DGFIA صاحب کو, ان کو بتاتے ہیں کہ جناب اعلیٰ انہوں نے دو چیزوں کی پلی لی ہے. ایک یہ کہ 699 کے اندر یہ بری ہیں, ڈسچارج ہیں سوری, اور دوسرے کے اندر دوسری یہ کہ انلیگل گریٹیفیکیشن دارا ثابت ہی نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تو ایک محکمہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ آپ کی ایک FIR آلریڈی پینڈنگ ٹرائل ہے جو 1/25 ہے, جو ہماری FIR ہے, جو کہ ساری کی ساری ریوالو کرتی ہے انلیگل گریٹیفیکیشن کے اوپر. تو جناب اعلیٰ یہ رہی FIR, میں نے ساتھ اس کو FIR کاپی بھیجی, ساتھ میں نے اس آرڈر کی کاپی بھیجی, اور میں نے بتایا کہ لوگ موجود ہیں, ان کے انگوٹھے سائن کروا کے بھیجے کہ جناب ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جو کہ ٹیسٹیفائی بھی کریں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ CPLA موو کریں سپریم کورٹ کے اندر. اب جب ہم یہ بھیجتے ہیں, ہم بھیجتے ہیں 6 تاریخوں کو ریسیو ہوتا ہے, 8 تاریخ کو ساری سلپس میں نے آپ کو بھیج دی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہم اسے کاپی کرتے ہیں PS ٹو منسٹر کو, منسٹر انٹیریئر کو, PS ٹو پرائم منسٹر کو, بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کی بحالی روکی جاتی ہے, ڈیلے کی جاتی ہے, کچھ ایسے ہوتا ہے. 10 دن کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے جو سینئر رینک کے آفیسرز ہیں ان کو بحال کر کے پوسٹ کر دیا گیا ہے گجرانوالہ میں. اب گجرانوالہ زون کے اندر رہتا ہے میرا کلائنٹ, اس کو پڑ گئے کے لالے, اس لیے وہ اب جو ہے میڈیا کی ہیلپ مانگ رہا ہے, عوام کی ہیلپ مانگ رہا ہے. ایک افسر جو ہے وہ تو عوامی خدمت کے لیے موجود ہوتا ہے, عوامی خدمت کے لیے کوشاں ہوتا ہے, ان کو جان کے لالے کیوں پڑ گئے؟ کون سی ایسی ذاتی رنجش یا عداوت ہے جو وہ پوری کرنے کے لیے اسپیشلی گجرانوالہ آ گئے ہیں, یا ان کو خطرہ پڑ گیا کہ جناب گجرانوالہ ہی آ گئے ہیں تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تعیناتی تو کسی بھی شہر میں ہو سکتی کسی سرکاری افسر کی, تو اس سے خطرہ کیسے؟ ان کو تھریٹس آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دیکھیں میٹر انڈر ٹرائل, انہی لوگوں کی جانب سے تھریٹس آتے ہیں جو تعینات ہیں, ان کی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں آتے, انڈائریکٹ تھریٹ آتے ہیں تھرو ایجنٹس. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو سادہ چیزیں تو نہیں دکھا سکتا, لیکن میں آپ کو ایک وائس نوٹ سنا دیتا ہوں ایک ایجنٹ کا. ٹھیک ہے, وہ جس کے اندر ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کیونکہ باقی میٹر انڈر ٹرائل ہے, میرے ایویڈنس کا معاملہ ہے, تو اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. اس لیے میں نے ایک نکالا ہوا ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے. بعد میں نا انہوں کی ضمانت ہوئی ہے, پھر تو ٹکٹاں دے دا, تھی روز ویسے کر سکتے شاید کہ ٹکٹاں پتہ ٹکٹ تھانوں نہیں نہ پتا معاملہ تھا ہونا ہے. تھی 15 تو پہلے جاؤ, یا فرض کرو ضمانت 15 ہو سکے, جج پھر تھی اگے پا دے, تھی جاؤ, تھی بھی سیدھا اندر جاؤ تے وہ بھی معاملہ درج رہ جانا. یہ صرف ایک ایویڈنس میں نے آپ کو دکھایا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ان کو ریلیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ. 15 کو ان کی ضمانت ہوئی ہے, 18 کو میرا بندہ لینڈ کرتا ہے, میرا موکل. یہ صرف میں نے آپ کو ایک ثبوت دیا کہ ان کے لنکیجز کیسے ہیں, باقی تو میرے پاس مواد پڑا ہے پورا. ٹھیک ہے, وہ میں ابھی آپ یہ مبینہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تھریٹ کروایا جا رہا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا سر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ الزام ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کروایا جا رہا ہے, کروایا جا رہا ہے, تبھی تو وہ ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہیں نا, کبھی میڈیا کے پاس جا رہے ہیں, کبھی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اور ویسے ہی اس کے ساتھ. ابھی یہ گجرانوالہ میں رہ رہے ہیں یا گجرانوالہ سے بھاگ چکے ہیں؟
فی الحال جیسے ہی ہمیں یہ پتہ لگا ہم نے تو ان کی سیفٹی سیکورٹی دیکھنی تھی تو ہم نے تو خیر ان کو کسی سیکور جگہ پہ فی الحال منتقل کیا ہے، لیکن ان کی سیفٹی اور سیکورٹی بہت ضروری ہے. ابھی تو یہ دونوں منظر عام پہ ہیں، ابھی تو پیچھے ایک اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہم ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ ہمیں ایک اور وٹنس مل گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں ادھر، وہ بھی ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ انشاءاللہ ہم نے 23 کو جانا ہے ادھر کورٹ کے اندر، کئی باتیں ہوں گی. سر اب چاہ کیا ہے، کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ چونکہ میڈیا ٹرائل بھی منظر نامے پہ آ چکا ہے، میڈیا کے اوپر آپ آ کے جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو رکھ رہے ہیں، تو اس سارے سینیریو کے اندر چاہ کیا رہے ہیں، چاہت کیا ہے؟ سر ہماری تو کوئی چاہت نہیں ہے، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور آگے سے لوگوں کے راستے روکے جائیں. آپ یہ دیکھیں گے جب اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے، ایک کوئی کسی نیک افسر نے کوئی اچھی انکوائری کر کے ان کو فیکٹس کی بیس پہ ڈسمس کیا، آپ نے ان کو بحالی بھی کر دی، اس کے بعد ایکٹ نہیں کیا، اور الٹا بجائے اس کے کہ آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا کہ جی عوام کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا، لو جی آجو تھلے. کیوں؟ بس آپ کی شکل نہیں اچھی لگی، آپ کا فلانا نہیں اچھا لگا. دیر از نو ریزن کہ آپ ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وکیل صاحب کو کل آف لوڈ کیا، اسی کی تو نہیں رنجش نکالنے کی کوشش؟ سر وہ اگر وکیل صاحب کو کیا، وہ میرے بھائی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا اس بات کا، مجھے بڑا برا لگا یہ سن کے. وکیل صاحب کو کرنا ہے کہ I don't think so there is no reason. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو آف لوڈ کرو. وہ بیچاروں کو آف لوڈ کرتے ہیں، ان کے 3 لاکھ کی ٹکٹیں ضائع ہوتی ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں ہر بندے کے، کس طرح ارینج کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کا کیا، ان کا کچھ گیا؟ غلطیاں ان کے ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں، سارا معاملہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا ہے، نکالے ان کے بندے گئے ہیں، غصہ اتار رہے ہیں غریب عوام کے ساتھ. دیر آر ملٹیپل تھنگز انوالوڈ ان دس کیس. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ لینڈ مارک کیس ہوگا، ہم تو نہیں چھوڑتے اس کا پیچھا. بھائی اس وقت اگر دیکھا جائے کتنی دنوں سے آپ نے گھر نہیں دیکھا؟ جی میں ایک ہفتے سے تقریباً ادھر ملا تھا سر سے. ایک ہفتے پہلے دھمکیاں آ رہی ہیں؟ دھمکیاں تو سر جب سے یہ کیس شروع ہوا اس ٹائم سے آ رہی ہیں. تب سے دھمکیاں آ رہی ہیں. مجھے بتائیں آپ ایک ہفتے سے مختلف شہروں میں رہ رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہے، بس سر وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، مطلب اللہ پہ توکل رکھ کے. باقی کون سا گناہ کر دیا کہ آپ کی زندگی مشکل میں پڑی ہوئی ہے؟ کبھی کسی خطرے کو جو ہے وہ مول لیتے ہیں، اب ایک نیا خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے. سر یہ جب ہم لگتا ہے زندگی میں کوئی ایسا بڑا جرم کر بیٹھے ہیں جس کی سزائیں مل رہی ہیں. جی یہ دیکھیں سمجھ لیں کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا غلطی ہے، سمجھ لیں. تو وہ یہ ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، پیچھے تو ہٹنے والے نہیں. لیکن یہ بات اس لیے بول رہے ہیں میڈیا پہ بھی آ کے کہ ہماری کوئی مدد کیجیے. کوئی پی ایم صاحب سن رہے ہیں آپ کو، محسن نقوی صاحب سن رہے ہیں، دلیر آدمی ہیں، دبنگ آدمی ہیں، کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن دی جائے کسی حوالے سے؟ جی یہ تو ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو اسی لیے ہم آپ کے ہیلپ لے رہے ہیں نا کہ ان کے پاس ہماری آواز جائے اور وہ اس بات کو میرٹ پہ لے کے چلیں اور ہم کو تحفظ فراہم کریں، کیونکہ یہ تو ہمیں لے کے ڈوب جائیں گے. اگر صبح یا آج یا کوئی وقت کا پتہ نہیں کہ کدھر سے بندے ان کے کدھر سے کیا کر دیں. آخری میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی ایک کھڑا ہوا ہوں یہ کشتی حادثے میں یونان والے کے، باقی کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جینٹ لوگ ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، نہ ان کے پیسے واپس دیتے ہیں اور نہ یہ ان کو مطلب کھڑا ہونے دیتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ. ناظرین تمام تو تفصیلات جو ہے وہ جان چکے ہیں. اس وقت ماہر قانون دان جو ہے وہ آپ کو آگاہ کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس کشتی حادثے کا شکار رہا اور ظلم و اذیت اور بربریت جو ہے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے اوپر ہوتے دیکھی ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جانی نقصان ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ میری جان جا سکتی ہے، اور مجھے اس تھریٹس کے بعد جو ہے وہ میں پی ایم صاحب سے جو ہے وہ باقاعدہ اپیل کرتا ہوں، محسن نقوی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا میری جان کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھائے جائیں. کبھی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی جتھا جو ہے وہ مجھے آخری انجام تک پہنچا سکتا ہے. کیا حق کی آواز بلند کرنا اس ملک میں جو ہے وہ اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص آئے گا اور اس طرح کسی حق پہ کھڑے شخص کی جو ہے وہ جان لے لی جائے گی؟ یہ معاملات کب تک چلیں گے؟ اس کے خلاف میں سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑا رہوں گا. اور وکیل صاحب کہتے ہیں میں آخری انجام تک جو ہے اس پورے کیس کو پہنچاؤں گا، اور وہ لوگ جو اس میں باقاعدہ تقریباً 47 جانوں کے قصوروار ہیں ان کو قرار واقع سزا دلوانے کے لیے میں انصاف کا جو سہارا ہے وہ لیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ قرار واقع سزا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا، ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.